नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 का एक टॉपिक, और जिसका नाम है ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन फील्ड। अपने अर्थ का जो ग्रेविटेशन फील्ड है या उसका जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है हर एक पार्टिकल पे, अपन इस चैप्टर में उन्हीं सब की अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन छोटी सी बात करते हैं जो है, तो इस बार आउट ऑफ सिलेबस लेकिन फिर भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, इसमें अपन लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो द्रव्यमान पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चैप्टर नंबर 8 का अध्ययन करने जा रहे हैं अपन लोग। According to this law, the attraction force between two mass particles is proportional to the product of both masses and inversely proportional to the square of distance between the particles कहो, बॉडीज कहो, एक ही बात है, ठीक है। बिटवीन पार्टिकल्स अपन इसमें लिख सकते हैं, हेंस में लिख दो, चाहे हेंस या इफ ऐसे लिखो। इफ m1 and m2 mass of two particles separated with r distance, then यदि m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो कण r दूरी से विस्थापित हो तो उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, देखते हैं कितना होता है। लाइन लिखनी है, यदि m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो पिंड या दो कण जिनके मध्य r दूरी हो तो उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, नाम में ही पता चल रहा है, गुरुत्वीय यानी पृथ्वी के कारण लगने वाला आकर्षण बल एक प्रकार से, या किसी दूसरे पिंड के कारण लगने वाला आकर्षण बल,
अट्रैक्शन फोर्स है, याद रखें, ये रिपल्सन फोर्स नहीं होता, इसमें प्रतिकर्षण नहीं लगता, सदैव आकर्षण बल लगता है। कोई भी पिंड हो वो दूसरे पिंड को आकर्षित करता है। अब हो सकता है उसका द्रव्यमान कितना है, उस द्रव्यमान के हिसाब से उसका मान कॉन्क्लूड किया जाता है। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है, आकार में बड़ी है, इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा खींच लेती है। वहीं अगर एक पेन ये कहें, दूसरा पेन ये कहें, ये भी इन दोनों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन वो इतना वीक होता है, इतना कमज़ोर होता है कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींच नहीं पाते। ठीक है, वैसे ही जैसे मैं कहूँ चंद्रमा, तो चंद्रमा पर भी पृथ्वी आकर्षण बल लगाती है। अब कह दो सर चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर आके तो नहीं गिरता, लेकिन वो उसके लंबवत लगता है, उसकी गति के लंबवत लगता है। चंद्रमा उसके चारों तरफ जो घूम रहा है तो उसकी गति के परपेंडिकुलर लगता है। कोई भी बल किसी भी वस्तु के लंबवत दिशा में लगता हो तो हमेशा उसका अभिकेंद्रीय बल के रूप में उसका परिमाण निकलेगा। इसलिए जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के तहत वर्ताकार पथ में गति करता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के द्वारा उस पर जो फोर्स लगता है अर्थ के द्वारा, वो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है, वो भी उसकी वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी के नॉर्मल डायरेक्शन में लगने से हमेशा वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर देगा और इस हिसाब से वो उसके वर्ताकार कक्षा में गति करता है। तो ये तो बात थी अपने छोटे या बड़े पिंडों से संबंधित। अब देखते हैं इसका सूत्र कैसे जनरेट होता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को आगे जैसे ही हम बड़े टॉपिक में हल करेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो हम कह देंगे अर्थात सच दैट या हेंस F प्रोपोर्शनल टू तो आता है m1 इंटू m2, दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल आता है। दूसरी बात F इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है 1/r²। तो एक साथ अगर लिखें इसको तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बट्टा r²। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल लॉ। जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा g, जिसको गुरुत्वीय नियतांक या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये कई सालों से आप सुनते आ रहे होंगे ये सूत्र। तो फिर भी ये जो g है ये कहलाता है गुरुत्वाकर्षण, ध्यान से सुनना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब ध्यान से देखो तो g अगर इधर रखें तो r² इधर चला जाएगा। अगर मैं इसको ढंग से और लिखूं कि g बराबर क्या होगा, दैट इज f r² बट्टा m1 m2। अब f किस में होता है, न्यूटन में, r किस में होता है, मीटर में। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो गया, किलोग्राम का स्क्वायर। तो कहने का मतलब गुरुत्वीय नियतांक जो है उसका मात्रक ये है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट जो है वो ये है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो आगे अपन बढ़ते हैं थोड़ी सी बात और के लिए। इसमें केपलर के नियम भी आते हैं, लेकिन इस साल वो सिलेबस से हटा दिए गए हैं। केपलर के वही 3 नियम, पहला उसके परिभ्रमण पथ से संबंधित कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एलिप्टिकल पाथ में राउंड करता है। दूसरा उसका नियम था कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है उसका एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। प्लैनेट और सन को मिलाने वाली एडजॉइंटिंग लाइन है, उसका एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। तीसरा था सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब जो है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये 2-3 बातें थी केपलर में, हम चर्चा करेंगे आगे लास्ट टॉपिक पे, जब वीडियो में पहुंचेंगे तब इसको पढ़ेंगे भी। कैसा था कि ये जैसे सूर्य है तो इसके चारों ओर एलिप्टिकल पाथ, इस प्रकार के पाथ में प्लैनेट राउंड करते हैं। जैसे हमारा पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार पथ में गति करती है। पहला नियम तो ये था, ऐसा ही स्टेटमेंट है। दूसरा नियम यह था कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली ये जो लाइन है, ये रेखा जो है, ये समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल स्वेप करती है। इन इक्वल टाइम द इक्वल एरिया स्वेप्ड बाय द लाइन एडजॉइंटिंग बिटवीन प्लैनेट्स एंड सन। सूर्य और
प्लेनेट को एडजॉइंट करने वाली जो लाइन है ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वैप करती है। यानी कि मान लो ये एरिया dt समय में स्वैप किया गया तो यहाँ पर dt समय में इस प्रकार इतना एरिया स्वैप कर लेगा। स्वैप का मतलब कवर करना, परिसरमण कह सकते हो आप इसको। तो ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। दूसरा नियम ये था केपलर का। तीसरा नियम ये था कि इसका जो टाइम पीरियड होता है ग्रह का या प्लेनेट का, जो इसके सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाने में लेता है, उसका स्क्वायर हमेशा ए की क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ए क्या होता है? ए होता है इसकी सेमर मेजर एक्सिस की रेडियस, ये इसकी मेजर एक्सिस है और ये इसकी माइनर एक्सिस कह सकते हो। तो ये वाला जो मान है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज कॉल्ड ए, और ये जो मान होता है वो कहलाता है बी। तो ए का क्यूब जो है हमेशा टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये 3 नियम थे केपलर के जो इस साल सिलेबस से हटा दिया, इसलिए हम इनकी थोड़ी चर्चा नहीं कर रहे। फिर भी थोड़ा माइंड में ज़रूर रखें, कहीं थोड़ा बहुत इसको रफ में ही नोट करके छोड़ें तो छोड़ सकते हो, जैसे जैसे मैंने इनके स्टेटमेंट बोले हैं वैसे ही। ये न्यूटन का नियम था। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आवश्यक है, क्योंकि मेन टॉपिक तक पहुँचने के लिए हमें गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध चाहिए। वो हर जगह यूज होगा, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध चाहिए। याद करो, हमने हर जगह यही कहा है कि अगर m मास का पार्टिकल है और वो पृथ्वी पर गिर रहा है या पृथ्वी के रेस्पेक्ट में कोई मोशन कर रहा है तो उस पर सदैव नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा जिसे हम भार कहते हैं, वेट कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उसका मान होता है m इंटू जी, जहाँ g है ना ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। ध्यान से सुनना बच्चों, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण और इसका मान हमने फिक्स मान रखा है या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कांस्टेंट। ये क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है ये, इसका मान 9.8। और ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो थोड़ा दोनों में अंतर समझना। ये तो गुरुत्वीय नियतांक है जो फोर्स को लिखते समय इंड्यूस होता है, और ये जो है ये किसी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करता है या तो उसको कम करता है। अगर पत्थर को आप ऊपर फेंकोगे तो उसको उसके वेग को धीरे धीरे कम करेगा, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो वेग धीरे धीरे बढ़ेगा। तो वो होता है गुरुत्वीय त्वरण। और ये होता है दो पिंडों के बीच जब अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो उसका कांस्टेंट है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे इन दोनों के संबंध की। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हमें ज़रूरी है याद करना, ताकि आगे वाले टॉपिक में हमारा जो सिलेबस का अभी जो टॉपिक शुरू होगा गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन वाला, तो उसमें ये सब चीज़ें काम आएगी। तो हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद रखो बच्चों, कैपिटल जी, एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन स्मॉल जी। लिखो गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी व गुरुत्वीय त्वरण जी में संबंध, जी में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लेकिन इस बार सिलेबस से इसको बाय बाय कह दिया है। इसलिए कह दिया है कि इसका संबंध आगे आएगा तो टीचर को चर्चा तो करनी पड़ेगी, टीचर को तो बताना पड़ेगा कि ऐसा होता है। ठीक है, तो हम आगे चर्चा करते हैं इसकी। अभी किस प्रकार की चर्चा है देखते हैं। अगर मैं ये मानूं, लेट कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल m मास इज द बॉडी। बॉडी कह दो भाई, पार्टिकल कह दो,
ऑब्जेक्ट कह दो, जो आपका शब्द है आपको उचित लगे। माना कैपिटल एम द्रव्यमान तो है पृथ्वी का और स्मॉल एम द्रव्यमान है पिंड का। माना कैपिटल एम द्रव्यमान पृथ्वी का तथा स्मॉल एम द्रव्यमान पिंड का है, पिंड का है। यदि एम द्रव्यमान वाला पिंड, यदि एम द्रव्यमान वाला पिंड पृथ्वी की सतह पर रखा है तो पृथ्वी द्वारा इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना बच्चों, F इज इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा G कैपिटल M पृथ्वी का, स्मॉल m किसका है, पिंड का, यानी m1 m2 बट्टा r स्क्वायर। r की जगह क्या है बच्चों, कैपिटल R, क्योंकि ये सतह पर है, इट इज ऑन द सरफेस। सरफेस पर r क्या है भाई, कैपिटल R के बराबर है। तो इफ, ये लिख दो बच्चों, इफ m स्मॉल m मास ऑफ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये लाइन लिख दो, if m mass of the particle placed on the surface of earth, then the gravitational force, अरे भाई लिख दो ऐसे, मैं इस लाइन को फिर मिटा देता हूँ, लो अंग्रेजी में लिख देता हूँ, ठीक है। हिंदी वालों ने लिख लिया होगा, अब अंग्रेजी वाले लिख लें इस बात को। ऐसे लिख दो, if m mass of particle placed on the surface of earth, then gravitational force, बस ग्रेविटेशनल फोर्स ये आ जाएगा F इज इक्वल टू जी एम एम बटा आर स्क्वायर, और इस R का मान क्या है, कैपिटल R के बराबर है। एंड एक नाम और लिखो, एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज, ये होता है F, जिसको आप लोग त्वरण के कारण बोलते हो, दैट इज mg स्मॉल g। ये अर्थ के कारण नीचे की ओर हमेशा फोर्स लगता है, वो है। तो ये और ये दोनों तो बराबर होने चाहिए। ये न्यूटन का नियम वाला है और ये क्या है, अर्थ जो अपनी तरफ खींच रही है, तो यही तो है वो, और क्या है, ये भी अर्थ अपनी तरफ खींच रही है और ये भी वही फोर्स है जो अर्थ अपनी तरफ खींचती है, दोनों बराबर होनी चाहिए, एक ही तो फोर्स है ये। इसको क्या कह सकते हो, गुरुत्वीय बल Fg, दैट इज m इंटू जी होता है ये। तो दोनों को बराबर रखने पर, बराबर कह दो भाई दोनों को। देखते हैं कैसे आप लोग समझते इस बात को। भाई यूँ समझो, ये पृथ्वी है, ये आकार में छोटा मैंने कल्पना की है, लेकिन अर्थ के ऊपर तो अपन खुद खड़े भी हैं, यही अर्थ है। अगर मैं इसको इसके संपर्क में लाऊं तो अर्थ इस पर फोर्स लगाएगी, वो फोर्स हमेशा m इंटू जी होता है, ये फोर्स होता है। लेकिन न्यूटन के नियम से इसका सूत्र क्या बनना चाहिए, g कैपिटल M स्मॉल m बटा आर स्क्वायर, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान और बीच की दूरी। अब बीच की दूरी तो मैंने सरफेस पे ला के रख दिया, तो सेंटर से दूरी आ जाएगी इसकी, सेंटर से दूरी कितनी आ जाएगी, कैपिटल R, जो इसकी रेडियस होती है पृथ्वी की। ये कैपिटल R क्या है, पृथ्वी की रेडियस,
और पृथ्वी की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। कितनी है? आइडियल तो एग्जैक्ट तो पूरा नहीं है, पर अप्रोक्सीमेटली इसका मान कितना है? 6400 किलोमीटर। 6400, 6400 किलोमीटर। उसको अगर कन्वर्ट भी करना चाहो तो 6.4 × 10⁶ मीटर आ जाएगा। ये दोनों बात बराबर होनी चाहिए। तो जैसे ही आप बराबर वाला साइन लगाओगे तो mg बराबर आ गया g कैपिटल M स्मॉल m बट्टा कैपिटल R²। क्या कैंसिल हो रहा है देखो, तो स्मॉल g बराबर क्या आ गया कि g कैपिटल M बट्टा R²। ये संबंध होता है इन दोनों के बीच में। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। कंठस्थ याद रखो अब इसको, Gm बटा R²। ये G किसका है? गुरुत्वीय नियतांक। M क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है, अर्थ मास। और R क्या है? रेडियस। R इसकी क्या है? रेडियस। हो गया सब पक्का? सुनो भाई, अब आगे देखो, लिखते हैं फिर से। वेरी गुड। ये रिलेशन अब यूँ समझो कि हमारे लिए रामबाण साबित होगा। इसी रिलेशन से हम आगे सब कुछ जो भी सॉल्यूशंस आएंगे हर जगह इसका वार करेंगे, चारों खानों चित्त आएगा वो टॉपिक। देखो आप कैसे, ये गुरुत्वीय त्वरण है और ये क्या है? गुरुत्वीय नियतांक। दोनों के मान अलग अलग है, ध्यान से देखो कैसे। G जो होता है ना वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैपिटल जो होता है 6.6 × 10⁻11। कंठस्थ याद कर लो इनके मान। ये G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैपिटल G = 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये इनकी यूनिट भी थोड़ी याद रखो बच्चों। ये तो एक्सीलरेशन है, तो त्वरण की यानी एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये फोर्स कांस्टेंट होता है एक प्रकार से, तो फोर्स का यूनिट इनटू मीटर का स्क्वायर बटा किलोग्राम का स्क्वायर। दैट्स ऑल। आगे अपन बढ़ते हैं, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड और कर देते हैं। चलो इसके नीचे और लिखो थोड़ा। इफ रो इज द, एक्सटेंड करते हैं, वास्तव में सूत्र दिया आगे। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे, आगे कुछ नई रूप और देख लेते हैं इसका, ताकि कहीं यूज आ जाए। इफ रो, इसको बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं इसको? रो। ऐसे रो, ROH भी बोलते हैं अंग्रेजी में। रो बोलने का तरीका है ये रो। अब इससे रिप्रेजेंट में क्या कर रहा हूँ देखो। इफ रो इज द मास डेंसिटी ऑफ द अर्थ। मास डेंसिटी का मतलब यूनिट वॉल्यूम में मास, इन यूनिट वॉल्यूम मास। यदि रो पृथ्वी का द्रव्यमान घनत्व हो, तो द्रव्यमान घनत्व का मतलब समझ रहे हो आप? एकांक आयतन में द्रव्यमान का मान। तो द्रव्यमान किसका? पृथ्वी का। तो मैं कैपिटल M लिखूंगा, ऐसे लिख सकते हो, पृथ्वी का द्रव्यमान बट्टा पृथ्वी का आयतन। पृथ्वी का आयतन। हालांकि पृथ्वी का आकार तो अंडाकार है, फिर भी हम पृथ्वी को गोले के रूप में मानते हैं। अगर हम गोले को रूप में माने पृथ्वी को, और उसकी त्रिज्या जो है वो हर एक जगह से समान माने, हालांकि समान नहीं होती, थोड़ा चेंज रहता है, तो फिर भी अगर पृथ्वी को गोले के समान माने तो पृथ्वी का द्रव्यमान तो कैपिटल M, आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल R³। गोले का आयतन का सूत्र यही होता है, 4/3 पाई R³ लिख दो। तो हमारे पास रो का मान आ गया। देखो यहां मुझे मान रखना है, इसलिए इसके नीचे चलने देना। अब इसके नीचे देखो,
तो m इज इक्वल टू, देखो m को वहीं रख लो, इसको इधर भेजो। जैसे ही आप इसको इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा 4/3 पाई रो r क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ मास। मास का मान कहाँ रख दो, यहाँ रख दो। इस मास का मान कहाँ रखोगे, जी कैपिटल M वाली जगह ये मान रख दो। अरे भाई इस 4/3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, रो से, तो m बच गया। तो m बराबर 4/3 पाई रो r क्यूब, ये आ गया ना इधर से। जैसे यहाँ पर ये मान रखोगे तो हमारे पास फाइनल फिर से एक टॉपिक आ जाएगा। देखो फाइनल, देखो अभी g बराबर g, इसका मान आ गया 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, ये मान इसका है m का, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो बट्टा r स्क्वायर, ये r स्क्वायर। देख लो m की जगह मैंने ये मान रख दिया 4/3 पाई r क्यूब रो, r स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया g 4/3 बाहर निकाल दो पाई इंटू रो r, तो g इज इक्वल टू आ गया 4/3 कैपिटल G पाई रो इंटू r l। एक रिलेशन और आ गया हमारे, समीकरण 3 स्टार दे दो इसको, इसका यूज आ जाएगा। ये अर्थ के पृष्ठ पर मान है इसका, अर्थ के पृष्ठ पर, सरफेस पर इसकी वैल्यू है ये थोड़ा ध्यान रखें बच्चों, ठीक है। लिख दो। अब ये जो गुरुत्वीय त्वरण जो आया था ना बच्चों, जी का मान जिसको हमने कहा था Gm/r स्क्वायर, या इसका एक दूसरा रूप भी लिखा था 4/3 पाई जी रो इंटू r, ये मान पृष्ठ पर है। किस पर है, यह मान पृथ्वी के पृष्ठ पर होता है, और इसका मान कितना होता है 9.8 अप्रोक्सीमेटली, ये भी एग्जैक्ट हो नहीं होता, अलग अलग जगह अलग अलग रहता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पृष्ठ पर होता है। दिस वैल्यू इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक बात तो ये कंप्लीट। अब अगली बात सुनो, आगे हम इसका वेरिएशन डिटरमाइन करेंगे। कैसे डिटरमाइन करेंगे वो देखो, अगला अपना टॉपिक हो जाएगा वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू विथ हाइट। वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी एक ही बात है। एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू विथ हाइट फ्रॉम द अर्थ, ऐसे लिख दो, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हाइट को कोष्टक में लिख देना कैपिटल स्मॉल h, अंग्रेजी हिंदी वाले लिख दो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, कहाँ से भाई, पृथ्वी के तल से ऊंचाई के साथ, ऊंचाई को h लिख देना, ऊंचाई के साथ। एक नंबर बात ये हो गई। अब हम कहते हैं माना r त्रिज्या
तथा कैपिटल M द्रव्यमान वाली पृथ्वी से h ऊंचाई पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g बराबर हो जाएगा gm बटा स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल r का मान क्या होगा देखो ढंग से भाई, कैपिटल R प्लस एच का स्क्वायर। ये अब डायग्राम से बात समझ में आएगी। ये जैसे हमारी पृथ्वी है, ये सेंटर से इसकी दूरी है r, तो ये सरफेस हो गई। सरफेस से भी h हाइट पर है कोई पॉइंट, इसका मतलब ये है h। तो टोटल डिस्टेंस सेंटर से कितनी हो गई, स्मॉल r। स्मॉल r का मान क्या है, r प्लस एच। ये छाप दो भाई थोड़ा। ये अर्थ है हमारी m मास की, अर्थ पृथ्वी है, तो लिख दो भाई लेट, अंग्रेजी वाले लिख दो भाई, लेट आर रेडियस एंड m मास ऑफ अर्थ या फ्रॉम अर्थ m mass of earth, from earth, the gravitational acceleration with height h। तो h हाइट पर इसको पैर में gh लिख देना, इसको पैर में h का मतलब h हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो gh इज इक्वल टू gm बटा आर स्क्वायर। और r का मान हमें पता है, सेंटर से दूरी कैपिटल R प्लस ऊपर वाली हाइट h, दोनों मिलाते ही हो जाएगा स्मॉल r का मान r प्लस एच। देखते हैं क्या बनता है ये बच्चों। gh बराबर gm, इसमें r को बाहर निकालो भाई, तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर। इसमें से r बाहर निकाला तो यहाँ बच गया 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। बहुत इजी टॉपिक है ये, एकदम से लिखो 1 प्लस एच बटा आर का होल स्क्वायर हो गया। मैं इसको वापस ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा। ये हमारी अर्थ है और अर्थ की रेडियस हमारे पास r है। r से भी h हाइट पर इसका मान डिटरमाइन करना है, ये h हाइट। तो टोटल डिस्टेंस सेंटर से कितनी हो जाएगी, इसको मैंने इसको मान लिया है कि ये तो स्मॉल r है। स्मॉल r का मान हो गया रेडियस अर्थ की कैपिटल R प्लस अर्थ से हाइट जो है h। वो हाइट का मतलब मान लो 500 मीटर, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर पर जाके आप उसकी एक्सीलरेशन देखना चाहो तो वो वाली वैल्यू है ये h का मान, ठीक है। और ये सेंटर से, ये तो हमारी अर्थ थी। हमने इसके लिए ये सब स्पष्ट कह रखा है कि g का जो मान होता है वो gm बटा स्मॉल r स्क्वायर होता है। r की जगह जैसे ये कैपिटल R प्लस एच रखेंगे, यानी ये मान रखेंगे, तो ये मान हो गया कैपिटल R प्लस एच का होल स्क्वायर। एक बात तो ये, इसमें से मैंने क्या बाहर निकाल लिया, कैपिटल R को बाहर निकाल लिया, तो 1 प्लस एच बट्टा आर आ गया, ठीक है। उसमें भी स्क्वायर आया था बाहर, देखो कि ऊपर होल स्क्वायर था, इसलिए याद करो ये मान किसी का है, दैट इज जी। ये कैपिटल जी नहीं था बच्चों, फिर मेरी मिस प्रिंटिंग होगी। स्मॉल जी बराबर एच हाइट पर था तो जी के पैर में एच। ये मान एक्सीलरेशन का था जो gm बटा आर स्क्वायर, और r की जगह ये मान रखा। ऐसे ही h हाइट पे है इसलिए मैंने पैर में छोटा सा g लिख दिया।
तो GH ये मान होता है सेंटर पर, इसका मान किसका, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का, Gm/r²। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, जैसे ही आप इसको ऊपर ले जाते हो तो ये आ जाता है 1+h/r⁻²। किसी भी संख्या को आप ऊपर लेके जाओगे, हर में हर से अंश में या अंश से हर में, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ लेके जाओगे तो उसकी पावर हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाता है उसका पावर का। नीचे स्क्वायर था तो ऊपर जाके -2 आ गया। एक्सटेंशन कर दो इसका, अगर एक स्टेप और लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इसके तुरंत बाद 1+h/r², ये दैट इज़ द राइट आंसर। एक आंसर तो ये हो गया इसका। अगर इसको भी आप ऊपर ले गए तो ये वैल्यू बन गई। इसमें भी आप कह दो सिंस h इज लेस देन r से अगर बहुत छोटा हो h, हालांकि कंपेरेटिव h अगर छोटा नहीं हो तो ये सूत्र लगेगा, ध्यान रखिए, या ये सूत्र लगा दो। अगर h का मान r से बहुत छोटा नहीं हो, जैसे अर्थ की रेडियस कितनी है, r तो नियरली इक्वल टू 6400 किलोमीटर है, और h हम लोग अधिकतर मानते हैं 1 किलोमीटर या अधिकतर 200 मीटर। तो 200 मीटर हो या 1 किलोमीटर हो, ये 6000 के रेस्पेक्ट में तो बहुत छोटा मान है। इसलिए अगर h का मान बहुत छोटा हो r से, तब हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल सकते हैं। कैसे, 1+h/r का माइनस जो है उसकी पावर अंदर ले आओ तो 1 - 2h/r आ जाएगा। एक्सपेंशन होता है, याद रखो, बाइनोमियल एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं, द्विपद प्रमेय के नाम से हम जानते हैं उसको। मैंने एक वीडियो में शुरुआती ये टॉपिक इसीलिए करवाए थे कि कुछ प्रसार से संबंधित आपको पता रहे। तो द्विपद प्रमेय हमने ऐसी सीखी थी कि 1+x की पावर अगर n हो तो वो इस प्रकार खुलती है 1+nx + n-1 × x² 2, सो ऑन आगे से आगे चलता जाता है ये मान। तो मैंने शुरुआती 2 टर्म्स इसलिए ले लिए कि हाई टर्म्स जो आएगी ना स्क्वायर के रूप में, फिर क्यूब के रूप में, वो और ही छोटी आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि h/r का जो मान आएगा ना, इस छोटे होने के कारण वो एकदम 0 से भी छोटा आएगा। तो इसलिए पहली एक टर्म ही लिख दी 1+nh, n का मान क्या है -2, तो प्लस को क्या कर देगा ये माइनस। तो कहने का मतलब इस पूरे का मान मैं ये रख सकता हूँ यहाँ पर। जैसे ही आप ये रखोगे तो हमारे पास g बराबर आ जाएगा, GH बराबर आ जाएगा g × 1 - 2h/r। ये मान होगा h हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का। लिख दो, यही मान h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का होगा, h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का होगा। और उसके बाद देखो गहराई के साथ, हालांकि इसका मैं एक ग्राफ और बना देता हूँ, GH का h के साथ, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका मान। तो देखो इससे पता चल रहा है अपने को h बढ़ने से g का मान कम होता है। h अगर ज़्यादा होगा तो 2h/r का मान लगभग 1 के नज़दीक जाएगा ना। और जैसे ही आप h और r को बराबर कर दो, h और r को बराबर कर दो, तो GH का मान जो है ना ये क्या हो जाएगा -2h, या फिर ये वाला संबंध यहाँ अप्लाई कर दो। ये लाइन नीचे लिखूंगा अभी कि अगर h का मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में कम नहीं हो तो ये समीकरण काम में लेंगे। कौन समीकरण काम में लेंगे, ये। और इसका मतलब जान गए तुम लोग, h और r अगर बराबर हो जाए तो ये मान क्या हो जाएगा r/r। तो एक रे कितने होंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो पृथ्वी की जो ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है ना, ये पृष्ठ वाले का 4 गुना कम हो जाएगा, 1/4 टाइम्स कम हो जाएगा। लिख देते हैं ये लाइन नीचे आराम से। देखो इसको कोई समीकरण दे देना भाई, 1 दे दो, इसको 2 दे दो। मेरे को क्या है, स्टार देने की थोड़ी आदत है।
नेक्स्ट, ये आगे जो मैंने द्विपद प्रमेय वाला प्रसार लिखा था वो लिखना है कोष्टक में, वापस देखो थोड़ा। फिर से देखो, यदि h का मान, यदि h का मान r की तुलना में, r की तुलना में नगण्य नहीं हो तो, नगण्य नहीं हो तो g का जो मान है ना, g h का मान, तो h ऊंचाई पर g का मान, if h is not negligible, if h is not negligible compared to the r, then the gravitational acceleration, then gravitational acceleration, if h is not negligible compare to the radius of earth यानी r, then the value of g at h height क्या हो जाएगा भाई, इस g का मान, g h इज इक्वल टू, g तो पढ़ा ही था, बट्टा में वो सूत्र आ जाएगा, नेग्लिजिबल वाला नहीं आएगा, h अपॉन r का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये सूत्र काम में लेना पड़ेगा, देख लो। अब एक कंडीशन और लगा दो, कंडीशन कौन सी है देखो, इफ h इज इक्वल टू r, यानी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चले जाएं, 6400 किलोमीटर ऊपर तक चले जाएं, तब GH का जो मान है वो g बट्टा 1 + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अरे भाई जहाँ h है उसकी जगह r रख देंगे, तो r बट्टा r, एक रे कितने हो गए 2, तो मान टोटल कितना आ गया, 2 का होल स्क्वायर 4, देख लो। यानी कि पृथ्वी की सरफेस पे जो त्वरण था उसका 1/4 गुना मान कम हो जाएगा, समझ गए आप। तो ये मान भी आपको पता रहना चाहिए। और लिखो चलो, नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट, ग्राफ बना दो इसका। ग्राफ कैसा है देखो, h के साथ g का मान ऐसे घटेगा, ऐसे घटेगा ये मान। जब जब h इज लेस देन r है तब तक ये मान कुछ वेरिएशन अलग रखेगा, यहाँ पर रहेगा इसका मान कुछ। जैसे ही h और r दोनों बराबर हो गए तो ये और कम होता जाएगा। GH का मान है इधर, GH का मान जैसे ही h और r बराबर हुए तो कम होता जाएगा। एक फाइनल पॉइंट आएगा जहाँ पर GH का मान पूरा ही 0 हो जाएगा। ये इनफाइनाइट वाली पोजीशन है, ठीक है। आप ऊपर जितने बढ़ते जाओगे वैसे वैसे त्वरण कम होता जाएगा, जैसे जैसे वापस नीचे आओगे वैसे वैसे त्वरण बढ़ता जाएगा। लेकिन सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है ये मान है। जैसे ही आप सरफेस से अंदर की तरफ जाना शुरू करोगे तो फिर कम होने लग जाएगा। तो नया टॉपिक 2 नंबर लिखो, जी के मान में पृथ्वी तल से गहराई के साथ परिवर्तन, जी के मान में वेरिएशन इन एक्सीलरेशन,
वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी विथ डेप्थ ऑफ द अर्थ। वेरिएशन, 2 नंबर बात, वेरिएशन ऑफ जी, ऐसे लिख दो शॉर्ट में, वेरिएशन ऑफ जी विथ द डेप्थ ऑफ द अर्थ। जी के मान में पृथ्वी तल से गहराई के साथ परिवर्तन, गहराई के साथ परिवर्तन। ये देखो क्या चीज़ है भाई, गहराई के साथ वाले में एक नई चीज़ आ जाती है। वो क्या है देखो, गहराई को अगर मैं मान लो d मान लेता हूँ, तो जितनी ज़्यादा हम गहराई में जाएंगे पृथ्वी का द्रव्यमान वहाँ पर उतना ही कम हो जाएगा। देखो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका सेंटर पॉइंट से r दूरी, हम ये रेडियस इधर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, हम यहाँ पहुँच रहे हैं। इसका मतलब पृथ्वी का यहाँ पर इतना ही भूभाग काम करेगा। तो इसका जो मास है वो m डैश है अंदर वाले का, और टोटल मास कितना है इसका m। यानी कि ये जो मान है, ये मान है यहाँ से इतना तो है d डेप्थ, तो ये मान है r, और r का जो मान है तो हम कह देंगे चित्रानुसार, सारी बातें चित्र में ही रिप्रेजेंट कर देंगे, चित्रानुसार एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर एट डेप्थ d the mass of earth is m dash, और m डैश का मान आ जाएगा मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका भाई, इस अंदर वाले का। अगर आपको पूरा मान दे दूं, मैं इस छड़ का पूरा मान दे दूं और इसमें कह दूं एकांक लंबाई में इसका द्रव्यमान 1 ग्राम है, कितना है, टोटल लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर और यूनिट लेंथ में इसका मास 1 ग्राम मान लो, तो 2 सेंटीमीटर में कितना मास आएगा, 2 × 1 ग्राम। ऐसे ही मैं कह दूं कि यूनिट वॉल्यूम में मास जो है वो मास डेंसिटी कहलाता है, जिसको हम रो कहते हैं यूनिट वॉल्यूम में, और इसका जो मास है या वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई r³। स्मॉल r³ कहूँगा मैं, क्यों कहूँगा, क्योंकि ये छोटा वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या स्मॉल r ही है, बड़े वाले की तो कैपिटल R थी, उसके हिसाब से तो रो सीधा ही आ जाता। तो m डैश का जो मान है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर फिर इसका मान रखना चाहो तो रख भी सकते हो, न रखो तो चलेगा, क्योंकि हम g वाला वो मान रख देंगे। ये मान आ जाएगा r³ × रो, दैट इज द m डैश। तो अब कह देंगे अतः गहराई d पर त्वरण, पैर में d लिख देना छोटा सा, GD, तो Gm डैश बट्टा स्मॉल r²। सूत्र तो वही है, मास को g से गुणा किया और त्रिज्या जितनी बन रही थी उसका स्क्वायर कर दिया। छाप दो भाई इसको। तो ये g तो पड़ा ही है, m डैश का मान क्या है, ये है भाई साहब पूरा, ये मान है 4/3 पाई रो स्मॉल r³ बट्टा r², बस बट्टा r²। कुछ कैंसिल हो रहा है देख लो, r² से r³ कैंसिल हो गया, तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा, देखो
नाउ जी डी इज इक्वल टू जी, या 4 पाई बाहर रख दो, ये 4 पाई और ये जी, ये सारे बाहर आ गए, रो स्मॉल आर, देखो ये आर स्क्वायर से आर की क्यूब कैंसिल, और फिर उसके बाद आगे का पोर्शन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये जो है 4/3 ये नीचे आ जाएगा, तो 4/3 जी पाई रो, ये जी डी का मान आ गया। अब मुझे एक बात का पता है कि 4/3 जी ये पाई, ये समथिंग जो मान है, ये मान मैंने पहले देख चुका हूँ मैं, ये स्मॉल जी वाले रिलेशन में ये मान मेरे पास आ चुका है। तो देखते हैं स्मॉल जी का मान क्या था, ये और देखो। तो अब देखो ये जी डी जो है वो 4/3 पाई या जी, इसको आगे पीछे मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इस स्मॉल आर का जो मान था ना, इस स्मॉल आर का मान, ये याद रखो, स्मॉल आर इज इक्वल टू है कैपिटल आर माइनस डी। भाई टोटल रेडियस आर थी, उसमें से डी गहराई, ये कार्ड निकाल दो, तो ये आ जाएगा कैपिटल आर माइनस डी। कैपिटल आर को बाहर निकालो, 4/3 पाई जी रो, कैपिटल आर को जैसे ही बाहर निकाला तो 1 माइनस डी अपॉन आर रह गया। ये जो मान था ना, ये हम जानते हैं बच्चों, कैसे जानते हैं, शुरुआत में मैंने जो रिलेशन करवाया ना स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक के बीच, तो वहाँ ये संबंध मुझे मिल गया था। ये सारा का सारा मान तो होता है भाई साहब स्मॉल जी, जो अर्थ की सरफेस पे मान होता है, तो 1 माइनस डी अपॉन आर बच गया। यही तो संबंध ज्ञात करना है। आगे कोष्टक में लिख देना इस बात को कि ये हमें कहाँ से मिला था, ये बात आगे फिर लिख दो थोड़ी सी, कि एट सरफेस जी इज इक्वल टू होता है, एट सरफेस जी इज इक्वल टू होता है, ये मान पूरा 4/3 पाई जी रो इंटू कैपिटल आर। देख लो समीकरण स्टार डी गहराई पर त्वरण के मान को प्रदर्शित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये यूं समझो। अब मैं इसमें कंडीशन डालता हूं, यदि D बराबर R हो, अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर, किस पर भाई, पृथ्वी के केंद्र पर, तो जैसे ही पृथ्वी के केंद्र पर D और R दोनों बराबर करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो G एट सेंटर इज इक्वल टू 0, ये लिख दो बच्चों। अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है एट D इज इक्वल टू R, इसका मतलब एट सेंटर द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज एट सेंटर, ऐसे सेंटर पैर में छोटा सेंटर नाम लिख दो, इज 0। याद रखो इसको, रिमेन रट्टा ही मार लो कि केंद्र पर तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0। जैसे जैसे केंद्र से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो पृष्ठ पर आएंगे, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होगा, पृष्ठ पर। और पृष्ठ से भी अगर पृथ्वी के ध्रुवों पर चले जाओ, ये हम कल पढ़ेंगे नई वीडियो में, पोल पर अगर चले जाओ तो वहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज़्यादा। और पृष्ठ की कंपैरिजन करें भूमध्य रेखा पर, तो उस पर ध्रुवों से थोड़ा कम होता है। फिर अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते हैं तो फिर वापस कम होने लग जाता है। तो इस प्रकार हमें ये वेरिएशन देखना है। वैसे इसके आकार के कारण भी गुरुत्वीय त्वरण का मान प्रभावित होता है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम पढ़ेंगे इसको भी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नए टॉपिक के साथ।